2014 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। 2019 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, 303 सीटें, प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। लेकिन उसके बाद क्या आपने कभी सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सो के उठे हों और उन्हें लगा हो कि नहीं, ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही, मेरे मन से नहीं काम कर रही है, चलो इसको हटा देते हैं, ये राज्य सरकार पसंद नहीं है तो इसको बर्खास्त कर देते हैं। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जिस कदर हिंसा हुई, लोगों को मारा गया, महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया गया, उसके बाद अभी हाल में पंचायत चुनाव में हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए जो भयानक हिंसा हुई, उसके बाद भी जब केंद्र से बार बार सवाल भी पूछा जा रहा है, ऐसा कभी नहीं कहा गया केंद्र की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, कि सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। लगातार यही बात कही गई कि भारी बहुमत से, ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का मानना है कि भारी बहुमत से चुनी हुई सरकार है और ऐसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए, वो इस पक्ष में नहीं है। इस पर बहस हो सकती है कि इस तरह की हिंसा हो रही तो उस सरकार को बर्खास्त क्यों ना किया जाए, लेकिन ये सोच है कि जो सरकार भारी बहुमत से चुनकर आई है उसे बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, ऐसा लगातार होता रहा है। जब बहुमत की सरकारों को बर्खास्त किया गया, और सबसे ज्यादा हुआ, या कह लीजिए हुआ ही सबसे ज्यादा कांग्रेस के दौर में, सरकारों को बर्खास्त करने का रिकॉर्ड इंदिरा गांधी के नाम है। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी देश की पहली पूर्ण बहुमत वाली सरकार की बर्खास्तगी की कहानी, ताकि जो लोग रोना रोते हैं कि लोकतंत्र खत्म, संविधान खत्म, इमरजेंसी आ गई है, उनको समझ में आए कि दरअसल लोकतंत्र और संविधान खत्म करना क्या होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए जितने लोग देखते हैं उनसे गुजारिश है, उसमें बहुत कम लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप सब सब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे तो चैनल बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। पूर्ण बहुमत वाली सरकार को बर्खास्त करने की कहानी शुरू होती है जब गैर कांग्रेसी, और देश की पहली गैर कांग्रेसी आप कह सकते हैं, और दुनिया की दूसरी वामपंथी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। और ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को उनके पति और कांग्रेस पार्टी से ही सांसद फिरोज गांधी ने फांसीवादी कहा था। ये कांग्रेसियों को सुनना चाहिए जो रोज रोज नरेंद्र मोदी के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं कि दरअसल फांसीवाद की या फांसीवादी की डेफिनेशन क्या होती है, और ये फिरोज गांधी ने कहा था इंदिरा गांधी के लिए। 5 अप्रैल 1957 को केरल में देश की पहली गैर कांग्रेसी कम्युनिस्ट सरकार बनी। इससे पहले देश में जितनी सरकारें थी सब कांग्रेसी सरकारें ही थी। केरल की वाम सरकार दुनिया की दूसरी कम्युनिस्ट सरकार थी जो लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आई थी। गैर लोकतांत्रिक तरीके से तो बहुत सरकारें आई दुनिया में, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार जो आई थी वो दुनिया की दूसरी सरकार थी, और देश की पहली कांग्रेस की सरकार ना होके वामपंथ की सरकार थी। 1957 में लोकसभा चुनाव के साथ ही केरल में भी चुनाव करा गए। इस चुनाव में सीपीआई को 126 में से 60 वोट मिले, यानी बहुमत से कुछ कम। कम्युनिस्ट लेकिन ये मौका चूकना नहीं चाहते थे और उन्होंने निर्दलियों के साथ मिलकर देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया, और इस सरकार के मुखिया बने एलमकुलम मनकल शंकरन नंबूदरीपाद। बंदूक की बजाय लोकतांत्रिक तरीके से कम्युनिस्ट सत्ता में आए थे। इस बात की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं थी, बल्कि भारत से ज्यादा इसकी चर्चा पूरी दुनिया में थी। रूस में तक सीपीआई के जीत का जश्न मनाया गया, और ये वक्त था कोल्ड वॉर का। अमेरिका को लगा केरल से शुरू हुआ लाल सलाम का सफर पूरे साउथ ईस्ट एशिया को कब्जे में ना ले ले। अमेरिका डरा हुआ था। अमेरिका ने इस डर की वजह से क्या किया ये आपको बाद में बताएंगे, इसीलिए इस धागे को पकड़ कर रखिएगा। अभी वापस लौटते हैं केरल पर। केरल की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही सुधार कानून लागू कर दिए, लेकिन फिर आया शिक्षा सुधार बिल, जिसने उच्च वर्ग और धार्मिक संगठन, जो क्रिश्चियन धार्मिक संगठन थे, खासतौर पर ईसाई मिशनरियों पर सीधे चोट की, और इसे लेकर नायर सर्विस सोसाइटी ने आंदोलन किया, जिसने मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी साथ आ गए। यानी ये जो क्रिश्चियन सोसाइटी का
आंदोलन था, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस उनके साथ आ गए, क्योंकि केरल की सरकार ये शिक्षा सुधार बिल लेकर आई थी और वो वामपंथी सरकार थी, याद रखिएगा। केरल में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच शिक्षा बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और केरल सरकार की ये जीत थी, बड़ी जीत थी। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ। 2 फरवरी 1959 को इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। तो 2 बात अभी तक चुनी हुई सरकार, वामपंथी सरकार केरल की शिक्षा सुधार बिल लेकर आई, और इसके बाद जब इसको कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां पर भी केरल सरकार की जीत हुई। इसके बाद इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। अप्रैल 1959 में इंदिरा गांधी ने केरल का दौरा किया। कांग्रेस पार्टी के कई दक्षिणपंथी नेता इंदिरा गांधी के समर्थन में थे, जबकि उनकी मुखालफत करने वालों की भी कमी नहीं थी, और इनमें सबसे आगे थे उनके पति फिरोज गांधी। फिरोज गांधी ने इंदिरा पर आरोप लगाया कि वो जातिवादी और सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की साजिश कर रही हैं। 22 जून 1959 को नेहरू ने केरल का दौरा किया और मुख्यमंत्री नंबूद्रिपाद से इस्तीफा देने को कहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने इनकार कर दिया। इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी। नेहरू ने इंदिरा गांधी से पूछा कि केरल में आखिर कांग्रेस ये सब क्या कर रही है, क्यों वो मिशनरीज का साथ दे रही है, क्यों इस आंदोलन को भड़का रही है। नेहरू ने एक बार फिर नंबूद्रिपाद से मुलाकात की, लेकिन यह बातचीत भी फेल रही। इसके बाद नेहरू ने इस मामले में राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी, यानी सरकार को बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। केरल से पहले 4 बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया जा चुका था, लेकिन वो मामले थे जब सरकार ने अपना बहुमत खो दिया था। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बहुमत वाली सरकार को बर्खास्त करने की पहली घटना थी केरल की। 31 जुलाई 1959 को नंबूद्रिपाद सरकार गिरा दी गई और केरल में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। फिरोज गांधी इससे बहुत नाराज हुए और उन्होंने इंदिरा गांधी को फासिस्ट कहा। भारत के ऊपर एक राज्य की सरकार को गिराने में अमेरिका की भूमिका की बात भी कही गई। आपको मैंने ऊपर बताया था कि केरल में लाल सलाम अमेरिका को क्यों अपने लिए खतरे की घंटी लग रहा था। जो अमेरिकी राजनयिक थे, पूर्व अमेरिकी राजनयिक डेनियल पैट्रिक ने 1970 में अपनी किताब अ डेंजरस प्लेस में दावा किया था कि केरल की सरकार को गिराने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने 2 बार कांग्रेस को फंडिंग की थी। यानी कांग्रेस को फंड दिया गया था केरल की सरकार गिराने के लिए, क्योंकि अमेरिका डरा हुआ था और इसीलिए इंदिरा गांधी अड़ी हुई थी। नेहरू जी से उन्होंने बार बार कहा कि किसी भी तरह इस सरकार को गिरना ही चाहिए, और ये वो दौर था जब वो कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई थी और नेहरू जी उनके पिता थे। तो आप समझ सकते हैं कि घर की डाइनिंग टेबल पर बैठ के सब कुछ तय हो जाता था, सब चीजें सुलटा ली जाती थी, जो बातें मनवानी होती थी वो मनवा दी जाती थी। कांग्रेस पार्टी को नंबूद्रिपाद सरकार गिराने के लिए फंडिंग की गई थी। ये बात और पुख्ता हुई 1991 में। अमेरिकी राजनयिक एल्सवर्थ ने इसको पुख्ता किया, जो नंबूद्रिपाद सरकार के दौरान भारत में रहे। एल्सवर्थ ने दावा किया कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता SK पाटिल द्वारा पैसा पहुंचाया गया था। इसके बाद 1996 में ऑस्ट्रेलियन ईसाई प्रचारक जो थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने केरल सरकार के खिलाफ प्रचार के लिए केरल के नेता और डॉक्टर जॉर्ज थॉमस को पैसा दिया था। बाद में कई ऐसे डॉक्यूमेंट डिस्क्लासिफाई हुए जिनसे साफ होता है कि केरल की लेफ्ट सरकार को गिराने का काम CIA यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी की मदद से किया गया था। केरल की वाम मोर्चे की बहुमत वाली नंबूद्रिपाद सरकार को गिराकर कांग्रेस ने राज्यपाल को इस्तेमाल कर विरोधी दलों की सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की शुरुआत नेहरू युग में ही कर दी थी। यानी ये जो 356 का दुरुपयोग है, इसकी शुरुआत बहुत शुरू में, आजादी के तकरीबन आप कह सकते हैं 10-12 साल बाद ही शुरू हो गया था, और ये कांग्रेस पार्टी करती रही, लगातार करती रही। जितनी सरकारों को कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त किया, राज्यपालों को इस्तेमाल करके, वो किसी और सरकार का प्रिजीम देखिए कभी किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि मोदी के बारे में लोग बहुत सी बातें कहते हैं, फासिस्ट हैं, लोकतंत्र, कांग्रेस जो आरोप लगाती झूठे मनगढ़ंत, लेकिन उन्होंने भी इतनी हिंसा होने के बावजूद आज भी
पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त नहीं किया, जबकि मैं खुद मानती हूं कि हर कारण है उस सरकार को बर्खास्त करने का, लेकिन नरेंद्र मोदी का मानना है कि उन हर कारण के ऊपर है एक बहुमत से, बड़े बहुमत से चुनी हुई सरकार, और उसे बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट में लिख के जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस में कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने सबसे ज्यादा सरकारें बर्खास्त की? अगर आप किसी और बारे में वीडियो चाहते हैं, कोई इतिहास से जुड़ा राजनीतिक मुद्दा हो या कुछ और, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कोशिश करूंगी कि उस पर भी वीडियो बनाऊं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।